हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए एसएसटी के PYQ लेकर आई हूँ, जो है 9-10-2021 की डेट के पार्ट 3। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस बिना किसी देर किए। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि महानदी नदी की गाद निकलने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाद होता क्या है? तटछल को क्या कहते हैं? गाद। इंग्लिश में से कहते हैं स्लिट। तो किस झील का निर्माण हुआ था? तो उस झील का निर्माण हुआ था जिसे कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार सांबर झील राजस्थान में निर्माण हुआ था। डल झील का कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा कारक है जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनको प्रभावित करता है? वायु प्रतिबल, सेकंड वाला दाब प्रवणता, थर्ड तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, और फोर्थ लवणता। तो हमारा ऑप्शन सही है, विच इज डी। ये चारों के कारण जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। और किन कारणों से महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं? फिफ्थ हम बोल सकते हैं मौसमी परिवर्तन। जब मौसमी परिवर्तन होता है तब भी महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। और जब पृथ्वी का परिभ्रमण होता है तब भी महासागरीय जो धाराएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, किन किन कारणों से प्रभावित होती हैं महासागरीय धाराएं? इन कारणों से, इन 6 कारणों से। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? 1. प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगा, या सेकंड, पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होंगे। तो इसका ऑप्शन है ये दोनों ही गलत है। ऐसा इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था, या सेकंड, यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। तो आंसर दोनों सही है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी कि जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये दोनों की दोनों कथन बिल्कुल सही है कि भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट देश था। और यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में स्टार्ट हुआ था। सो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? कौन से राज्य हैं जिन्हें भारत की कपास की टोकरी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है। और कपास एक उष्ण जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु का पौधा है। ठीक है। और इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का जो औसत तापमान है वो होना चाहिए। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होनी जरूरी है। ठीक है। और जो कपास की खेती है वो गहरी, काली और दोमट मिट्टी के अंदर खेती की जाती है। दोमट मिट्टी में कपास की खेती को उपजाया जाता है, यानी इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल डैश है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन से बुनियादी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 सल्फर, और सेकंड रॉक फास्फेट। तो ये दोनों ही आते हैं यूज में। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत की थी सन 1906 में। कहाँ पर हुई थी? रानीपेट में, जो कि है तमिलनाडु में। और जो उर्वरक उद्योग होता है उसके अंदर सल्फर, रॉक फास्फेट, गंधक, नेप्था, जिप्सम एक्सेट्रा जैसे चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल है? नारियल, रबर, चाय।
ये तीनों ही रोपण फसल है, तो आंसर आएगा सी। रोपण जो कृषि होती है वो एक बड़े भूभाग पर करी जाती है, इसे बागाती कृषि भी कहा जाता है। ये कृषि जो है ये नई टेक्निक्स और मशीन का इस्तेमाल करते हुए होती है। न्यू टेक्निक और मशीन्स का यूज होता है। और ये जो रोपण फसलें हैं, ये कौन सी फसलें होती हैं? उष्णकटिबंध में उगाने वाली फसलें होती हैं ये। और इस कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं और भी बता देती हूँ। रबर, चाय, नारियल तो आती है, चाय का हावा, मसाले इस सेक्टर्स में शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तापी नदी डैश से निकलती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? कौन सी झील से निकलती है? तापी नदी निकलती है सतपुड़ा झील से। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई के पास से, जो कि सतपुड़ा पर्वत का ईस्टर्न साइड है, यानी पूर्वी भाग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सिंधु झेलम, यमुना गोमती, कृष्ण पैनगंगा। सिर्फ और सिर्फ वन वाला सही है, सिंधु का झेलम है। बाकी ये सारे सहायक नदी जो बता रहे हैं वो रॉन्ग है। जो गोमती नदी है वो गंगा नदी की सहायक है। और पैनगंगा किसकी सहायक है? पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक है। और कृष्ण नदी की जो सहायक नदी है वो है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। याद रखिएगा दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या निकला इसका सही? ऑप्शन नंबर 1, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है जो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो मक्का है वो अमेरिका का एक मूल पौधा है। क्या है? मूल पौधा। और मक्का कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ। याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पे आता है चीन। जो चीन है वो सेकंड नंबर पे आता है मक्का के उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 11, ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डैश में हो सकती है। कौन सी दिशा में हो सकती है? ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक, ये दोनों दिशा में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल भी हो सकती है और लैटरल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया? कौन से ईयर के बाद पहुंचा था? भारत पहुंचा था डी, ऑप्शन नंबर डी, 1920 के बाद सेकंड चरण में पहुंच गया था। जो फर्स्ट चरण था इसका 1901 और 1920 के बीच का था, जिसके दौरान भारत में क्या था? जन्म और मृत्यु दोनों की दर काफी हाई थी। जन्म भी ज्यादा हो रहे थे और मृत्यु भी ज्यादा हो रही थी। ठीक है, ऊंचा था। ये इसकी फर्स्ट अवस्था। ठीक है। और जब सेकेंड अवस्था आई 1920 के बाद 1951 तक, इसके दौरान क्या हुआ? देश के अंदर जो मृत्यु दर वो धीरे धीरे गिरावट हुई उसके अंदर, और जो जन्म दर था वो एकदम से हाई रही, जिसके कारण क्या हुआ? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जन्म हुए। तो ऑब्वियसली जन्म हो रहे हैं तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी, मृत्यु दर कम है। तो और 1920 और 1951 के बाद क्या हुआ? इसके दौरान क्या हुआ? एक्चुअली जो जनसंख्या थी वो 110 मिलियन हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है? किस वन में पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा? पाया जाता है सदाबहार वन में पाया जाता है। और जो सुंदरवन डेल्टा है वो भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके रूप में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को? ऑब्वियसली जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर से जनसंख्या के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है? क्या है? गोल्डन, इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बीच में नहीं आता है। कोलकाता चेन्नई आता है और मुंबई चेन्नई आता है, श्रीनगर कोलकाता ये नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये नहीं आता है, ये चारों आते हैं। और एक्चुअली ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या? ये है 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के 4 बड़े महानगर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इन महानगरों को 4 से 6 लेन वाली राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई। और जब हम इनको मैप पे देखते हैं, इन राजमार्गों के नेटवर्क्स को हम जब मैप में देखते हैं तो ये एक चतुर्भुज की आकार का दिखता है। तो इसीलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटर पड़ा था, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है? कौन सी है सबसे नवीन श्रृंखला? वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचेत श्रृंखला गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीन गतियों के आधार पर भारत को डैश क्षति जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो आंसर इज 4 क्षति जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को एक्चुअली 5 भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ऊपर जो भूकंपीय जोन 1 था, 1 और 2, इनको अब मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक ही मान लिया गया है। तो इसीलिए अब इनके 4 क्षति जोखिम क्षेत्र में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? लंबी अवधि का खतरा क्या है? सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, सूखा। सूखा एक लंबी अवधि का खतरा है। सूखा वो होता है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, वर्षा कम होती है या अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाता है। जो जलाशय होते हैं, नदियां होती हैं, उनके अंदर ज्यादा वाष्पीकरण, सब चीजें सूख जाती हैं, ठीक है। भूतल पर जल की कमी आना, इसे ये भी कह सकते हैं, भूतल पर जल की कमी, सूखा कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? किस देश में है सब विश्व सबसे बड़ा डाक नेटवर्क? तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया में विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। और हमारे इंडिया के पास पता है कितने सारे डाक घर है? 1,56,600 डाक घर है। भारतीय डाक विभाग की इसे संचार की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल जो सिचुएशंस है वो सबसे ज्यादा सही है? अकॉर्डिंग टू दिस कथन, पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। या सेकंड, शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। गेहूं की खेती के लिए पकने के लिए खिली खिली सी धूप चाहिए और साथ में जल की जो निकासी है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए, भारी मृदा उपयुक्त होनी चाहिए। और जो गेहूं है वो एक शीतोष्ण घास का मैदान का पौधा है। गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए, इसीलिए इसको खिली धूप चाहिए ही चाहिए ताकि गेहूं की अच्छी फसल उग सके। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। प्लीज गिव मी योर फीडबैक्स कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या आपको समझ आया, क्या नहीं आया। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।